नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर 2017 के 11 सवाल से। इसमें हम आंसर के साथ साथ जो एलिमिनेशन ट्रिक है और स्मार्ट गैसिंग वाली जो विधि है जिसके अनुसार ही हम पेपर को क्लियर करने के ज़्यादा चांस बना सकते हैं। चलो हमारा 11वां क्वेश्चन देखते हैं। मौद्रिक नीति एमपीसी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है। सबसे पहले तो आपको इसके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी का चेयरमैन मौद्रिक नीति समिति इसका चेयरमैन कौन होता है, कितने मेंबर होते हैं, किसके द्वारा नियुक्त की जाती है। लेकिन अगर इसके क्वेश्चन के बारे में देखें तो पहला ऑप्शन है हमारा, यह आरबीआई की मानक और ब्याज दरों का निर्धारण करती है। दूसरा ऑप्शन है, यह एक 12 सदस्यीय निकाय है जिसमें आरबीआई का गवर्नर शामिल है। प्रत्येक वर्ष इसका पुनर्गठन किया जाता है। यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता है। इसमें हम अगर दो हमारे पास एलिमिनेशन मेथड बनते हैं। पहला एलिमिनेशन आप लिख भी सकते हैं, अगर ऑप्शन में फैक्ट दिया हुआ है, फैक्ट हो या डाटा हो, वो सामान्यतः गलत होगा। जैसे ऑप्शन बी में क्या है, यह एक 12 सदस्यीय निकाय है, फैक्ट है। सामान्यतः की मैं बात कर रहा हूँ, अगर फैक्ट है तो सामान्यतः गलत है। ये वास्तव में है भी गलत, क्योंकि इस समिति में 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई द्वारा और 3 सेंटर सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। इसका मतलब हमारा 2 ऑप्शन गलत है। अगर हम 2 ऑप्शन को गलत करते हैं तो हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन हमारा डी दोनों ही गलत हो जाते हैं। अगर हमारा नेक्स्ट अगर हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, एक ओनली 1 और ओनली 3। अगर हम 3 ऑप्शन देखते हैं, यह वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता है। अगर हम इसमें एक ट्रिक है हमारा एलिमिनेशन गैसिंग क्या है कि सामान्यतः मंत्रालय फैक्ट सामान्यतः गलत विभाग गलत होते हैं। इसमें क्या आता है, वित्त मंत्री की अध्यक्षता, ये गलत होता है क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर द्वारा होती है। इसका मतलब ऑप्शन हमारा 3 गलत है, तो हमारा राइट आंसर होगा ओनली 1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर संकीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मणिपुर संकीर्तन के संबंध में यह ऑप्शन 1 है हमारा, यह गीत और नृत्य का दर्शन है, सामान्यतः ठीक हो सकता है। सेकंड ऑप्शन है, केवल करताल ही वह एकमात्र वाद्य यंत्र है जो इस प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है। तीसरा ऑप्शन है, यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जा सकता है। देखो, हम हर चीज़ के बारे में अच्छी तरह नहीं जान सकते। यूपीएससी का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे अदर सब्जेक्ट हो। अगर हम इनमें एलिमिनेशन और स्मार्ट गैस का प्रयोग कर सकते हैं तभी हम क्वालिफाई करने के ज़्यादा चांस होते हैं। देखो, पहला ऑप्शन सामान्यतः है और दूसरा ऑप्शन देखो, केवल करताल ही वह एकमात्र एक्सट्रीम शब्द है, तो सामान्यतः गलत होने के चांस है। इसलिए हमारा ऑप्शन 2 गलत हो सकता है। अगर 2 ऑप्शन गलत करते हैं तो हमारे पास 2 बचते हैं, एक तो ये कट जाता है ऑप्शन 1, एक ऑप्शन सी कट जाता है। अब हमारे पास आंसर बचता है बी और डी, यानी ओनली 1 और 3 एंड ओनली 1। अगर 3 ऑप्शन देखते हैं, यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं के वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। अगर हमें इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है तो हम यही देख सकते हैं कि जो मणिपुर कीर्तन है वो भगवान कृष्ण के से ही संबंधित है। तो इसका मतलब हमारा 3 ऑप्शन ठीक है, क्योंकि ये तो हमारे पहले ही कट गए थे और हमारा आंसर बच गया बी, 1 और 3। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रेतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ से संबंध है। देखो, इसमें दिया है रेतवाड़ी। पहला ऑप्शन दिया है लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रिज और थॉमस मुनरो। हमको अगर ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वैसे तो है ये नॉलेज वाला क्वेश्चन, अगर थोड़ी बहुत भी नॉलेज है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस किससे संबंधित है तो ये है स्थायी बंदोबस्त थे, इसी से हमारा काम चल जाता है, स्थायी बंदोबस्त थे। अगर 2 ऑप्शन हटाते हैं तो इसमें और एक ऑप्शन कटने के बाद हमारे 3 ऑप्शन कट जाते हैं। कौन कौन से,
एक वाला भी कट जाता है, ये भी कट जाता है और हमारा राइट आंसर क्या बनता है? सी, 2 और 3। अगर हम आगे वाले प्रीलिम्स के लिए तैयारी करते हैं तो हमें याद रखना है कि रेतवाड़ी के लिए कौन कौन है। एक कैप्टन रीड है और एक थॉमस मुनरो है। हम बार बार कह रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स केवल जीके नॉलेज बेस्ड पेपर नहीं है, ये एलिमिनेशन और स्मार्ट गैसिंग के ऊपर आधारित है। जब तक आप स्मार्ट गैस करना नहीं सीखोगे तो यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर को कितनी बार दे लें तो चांस बहुत कम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। प्रदूषण की समस्या के समाधान के संदर्भ में जैव उपचार यानी बायो रेमेडिएशन तकनीक के कौन कौन से लाभ हैं? यह प्रकृति, पहला ऑप्शन है, यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव न्यूनीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वस्थ करने की तकनीक है। कैडमियम और लेड जैसी भारी धातुओं से युक्त किसी भी प्रदूषक को सूक्ष्मजीव के प्रयोग से जैव उपचार द्वारा सहज ही पूरी तरह उपचारित किया जा सकता है। जैव उपचार के लिए विशेषतः अभिकल्पित सूक्ष्मजीव को सृजित करने के लिए आनुवंशिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जा सकता है। अगर हम इसमें ऑप्शन देखें, देखो इसके लिए हमको ऐसे क्वेश्चन जो लेंथी हैं उनको इंग्लिश में पढ़ना ज़रूरी होता है ताकि हमें कुछ एलिमिनेशन ट्रिक मिल जाए। कुछ एलिमिनेशन 14वां क्वेश्चन देखो, अगर सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं, एनी कंटामिनेट विद हैवी मेटल सच एज कैडमियम एंड लीड कैन बी रेडली और कम्प्लीटली। देखो ये एक्सट्रीम शब्द है, इसी से हमको एक एलिमिनेशन ट्रिक मिलती है कि अगर ऑप्शन में एक्सट्रीम वर्ड है तो वो सामान्यतः गलत होगा। अगर हम बी को हटाते हैं तो हमारे पास, अगर बी को हटाते हैं तो हमारे पास ये 2 ऑप्शन कट जाते हैं, 2 और 3 और 1 और 2 3। अब हमारे पास बचते हैं ओनली 1 और ओनली सी। आगे है जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज टू क्रिकेट। दूसरी ट्रिक हमारी क्या है, अगर ऑप्शन में कैन भी आता है वो सामान्यतः ठीक ही होता है, अगर पढ़ते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं तो 1 और 3 तो आएगा। इसका राइट आंसर है सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर हिंदी में पढ़ते पहले देखते हैं। 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम निम्नलिखित में किसका उपबंध करता है? देखो अगर किसी भी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, उन्हीं में से क्लिक करना है तो उसके बारे में या तो बेसिक नॉलेज हो, नहीं तो उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यही मैंने कई बार गलती की है। 2019 के प्रीलिम्स में भी ऐसी गलती की है, लेकिन 2020 का चलो भगवान की दया से हो गया था और मेंस लिखने का मौका मिला। लेकिन इसी तरह मेंस में भी कुछ गलतियां की है, मैं चाहता हूं आप लोग ऐसी गलती ना करें। अगर आपको इसके बारे में पता है तो इसको ज़रूर करें, नहीं तो छोड़ दें। अगर हम इसके ऑप्शन देखें, 1929 का जो व्यापार अधिनियम है वो किससे संबंधित है? उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। देखो हम ऐसे भी एलिमिनेशन नहीं कर सकते हैं कि 1929 के टाइम आया था ये, तो उसमें उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी सामान्यतः गलत होने के आसार लग रहे हैं, क्योंकि अंग्रेज कभी भी नहीं चाहेंगे कि कामगार उद्योगों में भागीदार बने। दूसरा हमारा, औद्योगिक झगड़ों के दमन के लिए प्रबंधन के पास मनमानी शक्ति, औद्योगिक झगड़ों के दमन के लिए प्रबंधन के पास मनमानी करने की शक्ति, ये कुछ ठीक लग रहा है। अगर कोई झगड़ा हो जाता है तो प्रबंधन उसके ऊपर मनमानी शक्ति यूज कर सकता है। प्रबंधन किसके हाथ में था? अंग्रेजों के हाथ में। नेक्स्ट अगर हम पढ़ना चाहें, व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप, ये भी नहीं आएगा। और अधिकरण की प्रणाली और हड़तालों पर रोक, अगर हमको इसके बारे में याद है तो हम देखते हैं कि 1929 में जो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट है उसमें क्या था, अधिकरण की प्रणाली और हड़तालों पर रोक लगा दी। कोई भी जो लेबर है, वर्कर है, वो हड़ताल नहीं कर सकता। तो इसका सामान्य ज्ञान आगे वाले प्रीलिम्स के लिए हम इसको याद रख सकते हैं। 1929 का जो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट है वो अधिकरण की प्रणाली और हड़तालों पर रोक के संबंधित था। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्थानीय स्वशासन की सर्वोच्च व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। देखें, स्थानीय स्वशासन का मतलब जो स्थानीय स्तर पर ग्राम है, शहर है, उनमें शासन की बागडोर लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सदस्यों के हाथ में हो। इसमें क्या है? संघवाद है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और प्रशासकीय प्रयोजन है। देखो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें शासन की बागडोर निचले सत्र से तक
पहुंच जाती है। निचला स्तर मतलब ग्रामीण और शहरी नगर पालिका पंचायत तक पहुंच जाती है। तो स्थानीय शासन किससे संबंधित है? 16 का बी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको हमको गलत नहीं करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। देखो हम अगर देखें तो क्या कहा, जो डीपीएसपी है उसके बारे में ये कानून द्वारा प्रवर्तन नहीं है, और इसमें दोनों इफेक्ट हैं। याद रखना है कि ये विधायिका के कार्यों के ऊपर कोई सीमा निर्धारित नहीं करते, न ही कार्यपालिका के कार्यों के ऊपर सीमा निर्धारित नहीं करते। ये बेसिक नॉलेज है। इसका राइट आंसर क्या है? सी। कहने का मतलब क्या है, जो डीपीएसपी है ना तो विधायिका के कार्यों को विनियमित करते हैं, प्रबंधित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, और न ही कार्यपालिका के कार्यों को विनियमित, प्रबंधित और नियंत्रित नहीं करते। हमारा नेक्स्ट सवाल है 18वां, समाचारों में आने वाले डिजिटल एकल बाजार कार्यनीति पद किससे संबंधित है? देखो अगर ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं तो करें, नहीं इसके लिए एक एलिमिनेशन ट्रिक है। क्या? अगर क्वेश्चन में ईयू है तो सबसे पहले ईयू के ऊपर ही जाएं। वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के बाद जाएं। इनके बाद अगर एशियन है तो इसके ऊपर जाएं। तो यहाँ पर इसमें क्या है? ईयू। मैं आपको बार बार सलाह दे रहा हूँ, अगर ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं जिसमें सिर्फ 4 ऑप्शन है और चारों में से एक के ऊपर क्लिक करना है, अगर आपको आता है 100% तो आप करें, वरना आप मार्क्स की कटौती की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं इसका भोगी हूँ और मैं नहीं चाहता कि आप भी इस परीक्षा में से बाहर रहूँ। तो इसका राइट आंसर वैसे ईयू है, जो करंट बेस था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक ऐसा स्थान जहाँ यदि आप समुद्र किनारे खड़े होकर समुद्र का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि दिन में दो बार समुद्र जल तटीय रेखा से कुछ किलोमीटर पीछे की ओर चला जाता है, फिर तट पर वापस आता है। जब जल पीछे हटा होता है तब आप वास्तव में समुद्र तल पर भी चल सकते हैं। यह अनूठी घटना कहाँ दिखाई देती है? यह दिखाई देती है उड़ीसा के चांदीपुर में। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसके ऊपर ज़्यादा बेसिक नॉलेज नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ट्रैप वाले क्वेश्चन हैं, इनको सामान्यतः अगर नहीं पता हो तो छोड़ देना चाहिए। ये 8 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको छोड़ना ही होगा यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, नहीं तो आप नेगेटिव मार्किंग के शिकार हो जाएंगे, जो कि आपके लिए प्रीलिम्स से बाहर निकालने में एक घातक साबित होंगे। नेक्स्ट हमारा सवाल है, बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम 1988 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हमारे ऑप्शन क्या है? देखो हमने इसके बारे में अगर ज़्यादा नहीं पढ़ा कोई बात नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन पढ़ें, ऑप्शन में ही कुछ ऐसे हिट देता है यूपीएससी जिससे आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगर आप स्मार्ट गैस का प्रयोग करेंगे, स्मार्ट गैस नहीं कि तुक्का नहीं कह सकते हम इसको, तुक्का नहीं है ये, इसको कहते हैं स्मार्ट गैस। ठीक है, देखो पहला ऑप्शन है, किसी संपत्ति का लेन देन बेनामी लेन देन नहीं समझा जाएगा यदि संपत्ति का मालिक उस लेन देन के बारे में अवगत नहीं है। बेनामी पाई गई संपत्ति सरकार द्वारा जब्त किए जाने के लिए दायी है। यह अधिनियम जांच के 3 प्राधिकारियों का उपबंध करता है, किंतु यह किसी अपीलीय क्रियाविधि का उपबंध नहीं करता। अगर ऐसे क्वेश्चन में हम एलिमिनेशन ट्रिक देखते हैं तो सबसे पहले इंग्लिश वाला पढ़ना ही बेहतर रहेगा। देखें ऑप्शन, देखो अगर हम आपको दिखाते हैं, प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी आर लायबल फॉर कन्फिकेशन बाय गवर्नमेंट। देखो सामान्यतः है, अगर बेनामी संपत्ति उसको सरकार जब्त कर सकता है, सामान्यतः ठीक ही होगा। आगे है, देखो नेक्स्ट देखो 2 ठीक हमारा चांस है, 90%, 100% हम कह नहीं सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो हम 50-50 पे पहुंच जाते हैं या कुछ श्योरिटी है तो हम उसको कह सकते हैं कि गवर्नमेंट बेनामी संपत्ति को जब्त कर सकती है। लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन देखो, द एक्ट प्रोवाइड फॉर 3 अथॉरिटी, फैक्ट आ गया 3 अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन बट डज नॉट। मैंने आपको पहले बताया था, अगर नोट ऑप्शन में आता है वो सामान्यतः गलत होता है।
अगर फैक्ट आता है जैसे 3 है, 4 है, 5, वो भी सामान्यतः गलत होगा। इससे हमारा 3 ऑप्शन कट जाएगा। अगर 3 काटते हैं, ये कट गया, सी कट गया और डी कट गया। अब रह गया एक और दो में से। इनमें से अगर ये पढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या होता है। अथॉरिटी ट्रांजैक्शन इज नॉट ट्रीटेड, हमारा पहले क्या, इज नॉट ट्रीटेड एज बिनामी ट्रांजैक्शन इफ ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट अवेयर। देखो 2 बार नोट आएगा। अगर सामान्य देखें कि ए प्रॉपर्टी हिंदी में पढ़ना चाहें तो हमारा क्या आंसर बनता है, किसी संपत्ति का लेन देन बेनामी लेन देन नहीं समझा जाएगा यदि संपत्ति का मालिक उस लेन देन के बारे में अवगत नहीं है। देखो समझा जाएगा, अगर कोई मालिक अपनी संपत्ति के बारे में वाकिफ़ नहीं है तो उसको बेनामी ही समझा जाएगा। तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी। हमारा नेक्स्ट सवाल है 21वां। देखें, कुछ कारणवश यदि तितलियों की जातियों की संख्या बड़ी गिरावट होती है तो इसका संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं। कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कुछ कृषि पौधों में कवक के संक्रमण प्रचंड हो सकता है। इसके कारण बड़ों किरणों कुछ प्रजातियों की समष्ट गिरावट हो सकती है। देखो कोई भी स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता, हमको सिर्फ प्रीलिम्स पेपर क्वालिफाई करना है। तो इससे हमको क्या, स्मार्ट गैस। अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में एक्सट्रीम वर्ड है जैसे ऑल, एनी, तो वो सामान्यतः गलत ही होंगे। मैं आपसे विनती करता हूँ इन जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ वो एक बार नोट डाउन करते रहें साथ में। और अगर क्वेश्चन में कुछ है, कुछ शब्द यानी सम, वो सामान्यतः सही होता है 100%। इस क्वेश्चन में देखें, कुछ पौधे, कुछ कृषि के पौधे और कुछ प्रजातियां, तो इसका मतलब सभी ठीक होंगे। इसमें अगर आप स्मार्ट गैस लाना चाहते हैं तो डी ऑप्शन ही आएगा, और जो वास्तव में सही भी है। इसी तरीके से हम प्रीलिम्स स्क्वायर को हल कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है 22। सवाल आधारित जैव ईंधन का उत्पादन संभव है, लेकिन इस उद्योग के संवर्धन में विकासशील देशों की क्या संभावित सीमा है। हमारा ऑप्शन है शैवाल आधारित ईंधन का उत्पादन केवल समुद्रों में संभव है, महाद्वीप में पर नहीं। देखो कितना एक्सट्रीम है कि जो सवाल है सिर्फ केवल उस पर संबंधित है। ये सामान्यतः गलत ही होगा, केवल आ गया। अगर हम इस एक को निकालते हैं तो हमारा ऑप्शन ए और डी कट गया, तो ऑप्शन हमारा बी बचता है ओनली 2 और 3 और 3। इसका मतलब 3 तो है हमारा। अब 2 देखते हैं, 2 क्या है, कर रहे हैं शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग हेतु निर्माण होने तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञता की जरूरत होती है। देखो ये सामान्य कथन है कि शैवाल आधारित ईंधन निर्माण के लिए अच्छी कुशल विशेषज्ञता प्रौद्योगिकी की जरूरत होगी। इसका मतलब 2 भी ठीक है और 3 भी ठीक है। अगर आप 3 को पढ़ना चाहते हैं, आर्थिक रूप से व्यवहार्य उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधा की स्थापना की आवश्यकता होती है, जिससे पारिस्थितिक सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सकते हैं। इसका मतलब हमारा राइट आंसर होगा 2 और 3, आंसर बी, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट आंसर है निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रीय पोषण मिशन के उद्देश्य हैं। देखो हमको नहीं पता कि राष्ट्रीय पोषण के उद्देश्य क्या है, सिर्फ हम स्मार्ट गैस के अनुसार इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण संबंधित जागरूकता उत्पन्न करना, सामान्य कथन है। छोटे बच्चों, किशोरियों, महिलाओं में रक्त अल्पत्व वजन को घटाना, सामान्य कथन है। बाजरा, मोटा अनाज और अपरिष्कृत चावल के उपभोग को बढ़ाना, और मुर्गी के अंडों के उपयोग को बढ़ाना। देखो हमने कभी नहीं पढ़ा कि मुर्गी के अंडे के उपयोग को बढ़ाएंगे। इसका 4 गलत होने के आसार हैं। अगर 4 गलत करते तो ऑप्शन सी और डी कट जाता है हमारा। अब बच गया 1 2 1 2 3। लेकिन अगर आप इसको 3 को देखेंगे, बाजरा, मोटा अनाज, अपरिष्कृत चावल के उपभोग को बढ़ाना, ये हमने कभी नहीं पढ़ा कि अपरिष्कृत चावलों को बढ़ाना, हमने पढ़ा परिष्कृत चावलों को बढ़ाना। अब इसमें 3 भी गलत होगा, तो इसमें ये भी कट गया और ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो हमारा आंसर आ गया ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। एक और बताता हूँ आपको ट्रिक में। इस शब्द पे हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए सही दिया हुआ है या कौन सा सही नहीं है, इसके ऊपर भी आपको गौर करना है। पहला ऑप्शन क्या है, फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों के मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों मजदूर संघ बनाने की दृष्टि से पारित किया गया है।
ये क्या कहते हैं, फैक्ट्री एक्ट। जो एक तो दो एक्ट आए थे, एक आया था 1881 में, एक आया था 1891 में। 1881 वाला बाल मजदूर से था, किससे था, बाल मजदूर यानी चाइल्ड लेबर। और दूसरा आया था वेतन से, काम के घंटों से, वेतन से काम के घंटों से। तो पहला ऑप्शन क्या है, जो 1881 का था, कामगारों की नीच मजदूरी करने के लिए और कामगार मजदूरों को संघ बनाने की दृष्टि से पारित किया गया, पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये आया था 1881 के फैक्ट्री एक्ट में। तो इससे हमारा क्या ऑप्शन ए और सी गलत हो जाता है। एन एम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे, ये ठीक क्वेश्चन है। जो एम एन लोखंडे हैं ये मजदूरों को संगठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसका ऑप्शन, इसका राइट आंसर आएगा बी। हमारा नेक्स्ट आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड के मनो उद्भव उत्सर्जन के कारण आसन भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रसाधन हेतु निम्नलिखित में कौन से संभावित स्थान हो सकते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, सकने वाले लगभग सही भी हो सकते हैं। हमको पूरा, हम किसी भी चीज़ के ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के कुछ जो वो स्पेशलिस्ट नहीं है, तो इसलिए जो शक वाले क्वेश्चन हैं वो सामान्यतः सही होंगे। अगर इसका राइट आंसर देखें तो कोयला, देखो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के कारण क्या क्या हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, परितक्यता गैर लाभकारी कोयला संशस्त्र भी हो सकता है, तेल गैस भंडार भी हो सकता है, भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह है। अगर हमारे पास क्या सबूत है कि इनमें से ये नहीं हो सकता, अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है तो आप ये माने कि सभी हो सकते हैं। अगर आपके पास ठोस आधार नहीं है तो ये, अगर साइंस एंड टेक का या एप्लीकेशन बेस्ड कोई क्वेश्चन है तो आप उसको ये माने कि ठीक ही है वो सभी। साइंस एंड टेक एक हमारी ट्रिक ये है कि साइंस एंड टेक का जो क्वेश्चन है वो भी आल मिलेंगे और एप्लीकेशन बेस वाले भी क्वेश्चन भी सभी आल मिलेंगे। तो एप्लीकेशन है कि CO2 का उत्सर्जन हो सकता है, तो सभी में हो सकता है। अगर आपके पास ठोस आधार नहीं है कि इस क्रियाविधि से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य बताना है। मैंने आपको पहले बताया था, अगर किसी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है और चारों में से एक चूज़ करना है तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर श्योरली पता होना चाहिए 100%। अगर आपको नहीं पता तो उसको लांग कर चले जाएं, आगे बढ़ें और अन्य क्वेश्चनों पर टाइम दें। बटलर कमेटी, ये अगर आपको अब पता नहीं है तो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन, अगले के लिए, अगले जो प्रीलिम्स पेपर आएंगे 2022-23 के लिए, उसके लिए आपको याद रखना वैसे बहुत ज़रूरी है। जैसे बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या है, राइट आंसर इसका डी, भारतीय सरकार और देशी रियासतों के बीच में संबंध सुधारने के लिए थे बटलर कमेटी। बटलर कमेटी आई थी 1927 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी समाचारों में दिखाई देने वाले घरेलू हंस आवश्यकता पद, ये फैक्चुअल क्वेश्चन को छोड़ ही देना चाहिए अगर आपको नहीं पता तो। घरेलू अंश आवश्यकता 27 का, देखो घरेलू अंश आवश्यकता, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट पद, अगर हम देखें तो ऑप्शन देखिए, हमारे देश में सौर शक्ति उत्पादन विकास करने, हमारे देश में विदेशी टीवी चैनलों को, ये जी क्वेश्चन है। हमारे देश में खाद्य उत्पादों को अन्य देशों को निर्यात करने, ये भी नहीं आ सकता। इसका राइट आंसर वैसे आपको बताता हूँ, हमारे देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने। देखो घरेलू अंश, घरेलू अंश आवश्यकता मतलब अपनी आवश्यकता को घरेलू उत्पादन के आधार पर पूरी करना। इसमें सूटेबल कौन सा है, शिक्षा विदेशी शिक्षण संस्थानों को हमारे देश में बनाना, ये भी अजीब सा लग रहा है। विदेशी टीवी चैनल को अनुगुप्ति प्रदान, लाइसेंस प्रदान करने से, ये भी लगता है। लेकिन आत्मनिर्भर के लिए हम ऑलरेडी प्रयास चला हुआ सौर शक्ति उत्पादन में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही है, पहला हमारा ये रखने वाला सही कौन सा पूछा है। पहला क्या है, परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में आवधिक रूप से किए जाते हैं। विखंडनीय सामग्री पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण का अंग है। अगर इसके बारे में हमको एलिमिनेशन ट्रिक यूज करनी है तो हम इंग्लिश में बारे में पढ़ते हैं। 28 का देखिए क्या आता है, न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट आर पीरियडिकली हेल्ड बाय अंडर द एज ऑफ यूनाइटेड नेशन। देखो फैक्ट, मैंने आपको बताया था, फैक्ट हो डाटा हो तो वो सामान्यतः गलत होंगे।
क्या जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट है किसके अंडर होती है? और यूएन के अंडर होती है? नहीं, ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन के अंतर्गत होती है। दूसरा ऑप्शन क्या है? द इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसाइल मटेरियल इज एन ऑर्गन ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी। ये भी हमारा फैक्ट है कि ये इस चीज़ का अंग है, फैक्ट है, तो इसका फैक्ट का मतलब दोनों गलत होंगे। सामान्यतः डी ऑप्शन। अगर आप इसको छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन तरीका यही है। अगर फैक्ट सामान्यतः है, 100% मैं कह नहीं रहा, सामान्यतः गलत होंगे, सामान्यतः। नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां। हमारा अगर हिंदी पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सम्मिलित हो सकता है? केवल निवासी भारतीय नागरिक, केवल 21 से 55 आयु के वर्ग के व्यक्ति, राज्य सरकार के सभी कर्मचारी जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना किए जाने की तारीख के पश्चात सेवा में आए, सशस्त्र बल समेत केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2004 को उसके बाद सेवा में आए। देखो हम पहले दो अलग कर सकते हैं, केवल दिया हुआ है तो हटा सकते हैं। दूसरा क्या है? राज्य सरकार के सभी कर्मचारी जो सभी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना किए जाने की तारीख के पश्चात सेवा में आए हो। अगर हम इसको एलिमिनेशन सोचें कि सभी दिया हुआ है तो हटा देनी। सही ऑप्शन इसका यही है कि राज्य सरकार के जो सभी कर्मचारी हैं और संबंधित सेवा में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना किए जाने की तारीख के पश्चात सेवा में आए तो वो एनपीएस के भागीदार हैं, क्योंकि हम भी एनपीएस में आते हैं। जो एम्प्लॉयज़ 2004 के बाद लगे हैं स्टेट सरकार में या वो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं। हमारा भी पेंशन मिलने वाली जो सुविधा है वो बंद कर दी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन ये सिक्किम से होकर बहती है। देखो तीस्ता नदी का उद्गम स्थल वही है जो ब्रह्मपुत्र का है। पहली बात, हमने आज तक कभी नहीं पढ़ा। अगर हम भारत का नक्शा बनाएं, ये ऐसे बनता है। अगर हम सोचें तो तीस्ता ब्रह्मपुत्र निकली यहाँ से, लेकिन तीस्ता यहाँ से निकलती है। पहले तो हमारा गलत हो गया। अगर हम एक को हटाते हैं तो हमारे पास ऑप्शन बचते हैं बी और सी, यानी ओनली 2 या ओनली 2 और 3। अगर ये देखते हैं रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है या तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है, इसका हमको पता नहीं है। तीसरा देखते हैं तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाली खाड़ी में जा मिलती है। देखो ये बंगाली भारत और बांग्लादेश की सीमा पर नहीं है, बल्कि भारत से बांग्लादेश में एंट्री करती है। इसका 3 भी गलत आता है। 3 आता है तो हमारे ऑप्शन से भी कट जाते हैं, एक भी कट गया। इसका हमारा बी आंसर आ गया, डी। तो नेक्स्ट हम आगे वीडियो में हम करेंगे हमारे 2017 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के, जिसमें हम आंसर के साथ साथ स्मार्ट गैसिंग ट्रिक एलिमिनेशन का भी यूज़ करेंगे। दोस्तों धन्यवाद आप सभी लोगों का। इन जो एलिमिनेशन ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो उनको नोट करते चलें, ये पेपर के टाइम बहुत काम आएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।